सास की आलसी बहू। रामपुर गांव में अशोक अपनी माँ और पत्नी के साथ रहता था। अशोक की पत्नी बहुत ही आलसी थी। घर का लगभग सारा काम अशोक और उसकी माँ को ही करना पड़ता था। अशोक और उसकी माँ खेत में काम करके लौटते हैं और सुमन अंदर खर्राटे मारकर सो रही थी। अभी तक सो रही हो बहू? खाना नहीं बनाया क्या? हमें बहुत भूख लगी है। जी माँ जी, मैं ना उठकर रसोई तक जाने की कोशिश कर रही थी, पर मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है। पर मैं खाना कैसे बनाती? आज तो मेरे हाथ पैरों में ना बहुत दर्द होने लगा है माँ जी, इसलिए मैं आराम करने लग गई थी। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं भी बहुत थक गई हूँ, इसलिए चावल ही चढ़ा देती हूँ और साथ में दाल बना देती हूँ, उसके साथ ही खाना खा लेंगे। बहू मन ही मन सोचती है, आज तो फिर से वही उबली दाल खानी पड़ेगी। परेशान कर दिया इन लोगों ने। कुछ देर के बाद अशोक भी गाय को चारा डालकर आता है और सब लोग खाना खाते हैं और सुमन फिर से अपने कमरे में लेट जाती है और उसकी सास और अशोक अपने खेतों में काम करने के लिए चले जाते हैं। अरे वाह, तो फिर क्या हुआ? अरे और होता क्या, मैंने तो बोल दिया मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द है। मतलब कि ये तू दोनों से ही काम कराती है, इसका मतलब ये दोनों ही तेरे कब्जे में है। हाँ, और नहीं तो क्या, बिल्कुल पूरा काम ये दोनों ही करते हैं। अच्छा, आज का दिन तो गुजर गया, कल क्या करेगी? कल फिर कोई नया बहाना बनाना पड़ेगा। अरे मेरे तो हाथी के दांत हैं, खाने के कुछ और दिखाने के और कुछ। अच्छा अभी तुम जाओ, मेरी सास और पति ना आते ही होंगे। उसके बाद वो औरत वहां से चली जाती है और सुमन फिर से चारपाई पर लेट जाती है। कुछ देर के बाद अशोक और उसकी बूढ़ी माँ घर आते हैं। सुमन, अब तुम्हारे हाथ पैर का दर्द कैसा है? हाँ जी, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, बस पैरों में दर्द है। अच्छा तो तुम ऐसा करो ना, बैठे बैठे थोड़ा खाना बना लो। मुझे माँ की हालत ठीक नहीं लग रही है, बेचारी पूरा दिन मेरी मदद कर रही थी, वो थक गई है। अरे नहीं 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 नहीं, अभी बड़ी मुश्किल से तो मेरा दर्द कम हुआ है। अगर फिर से काम करूंगी ना तो और दर्द होने लग जाएगा। तुम एक काम करो, तुम देख लो, मुझसे तो कुछ नहीं होगा। अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं नमकीन चावल चढ़ा देती हूँ, जल्दी बन जाएंगे। तू तब तक गाय भैंसों को चारा डालकर आ जा। ठीक है माँ। अशोक और उसकी माँ काम पर लग जाते हैं और सुमन फिर से आराम करने लगती है। अगली सुबह अशोक उठता है और देखता है कि उसकी माँ सुबह सुबह उठकर काम में लगी थी। अरे माँ, आप इतनी जल्दी क्यों उठ गई? थोड़ी देर और आराम कर लेती। तभी सुमन की आवाज आती है। आ बाप रे, अरे मेरे पेट में कितना दर्द हो रहा है। बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा है। आज तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलूंगा सुमन। ना जी ना, मुझे नहीं जाना। वो डॉक्टर बहुत बड़ी सी सुई लगा देगा, ऊपर से कड़वी दवाइयां भी। मैं खुद ही सौंफ और मेथी भूनकर खा लूंगी जी। सुमन, मैं माँ को लेकर छोटी के घर जा रहा हूँ। माँ कब से उससे मिलने का बोल रही थी। हम शाम को लौट कर आएंगे और तुम्हारे लिए दाल भात रख दिए हैं, तबीयत ठीक लगे तो उठकर खा लेना। ऐसा बोलकर वो दोनों चले जाते हैं। दाल और भात, हे भगवान, ये खा खा कर ना मैं परेशान हो गई हूँ। आज तो मैं अपने लिए ना मसालेदार दम आलू बनाऊंगी। हाँ। रास्ते में अशोक और उसकी माँ को छोटी का पति संदीप मिल जाता है, जो किसी काम से उनके साथ वाले गांव में आया था। अरे माँ जी, भैया आप कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा, यहाँ, तू यहाँ क्या कर रहा है? हम तो तेरे पास ही आ रहे थे। अच्छा तो चलो, मैं अभी घर ही जा रहा हूँ। अब तुम यहाँ मिल ही गए हो तो एक काम करो, तुम माँ को अपने साथ ले जाओ। कुछ दिन छोटी के साथ रहेगी तो वहीं आराम कर लेगी, नहीं तो पूरा दिन माँ तो घर के कामों में ही लगी रहती है। संदीप माँ को अपने साथ घर ले जाता है और अशोक अपने घर की तरफ लौट आता है। हाय कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, मजा ही आ गया। ओहो, खाना बनाते बनाते तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है।
अरे वाह, लगता है किसी के घर में दम आलू बन रहे हैं। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे, ये तो मेरे घर से ही आ रही है। मेरी पत्नी मसालेदार आलू दम बना रही है। लेकिन इसने तो बोला था कि इसके पेट में दर्द है, उठ भी नहीं पाऊंगी। ओह, तो अब समझा। इसका मतलब काम न करने के लिए इसने इतने सारे झूठ बोले थे। ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ कि तुमसे घर के काम कैसे करवाने हैं। अशोक वहीं वापस लौट जाता है और रात को घर लौटता है। क्या जी, लौटते लौटते बहुत देर हो गई और माँ जी कहाँ है? वो साथ नहीं आई क्या? इतनी रात हो गई है। अब खाना कब बनाओगे? माँ जी कुछ दिनों के लिए छोटी के पास ही रुकेगी। और हाँ, वो आज मुनीम जी के घर में पूजा थी, तो मैं वहां से खिचड़ी, पकौड़े, सब्जी, चटनी, खीर, रबड़ी सब कुछ खाकर आया हूँ। तुम वो सुबह वाली दाल भात खा लो। वैसे भी ज्यादा तेल मसाला खाकर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती। ठीक है, मैं अब सोने जा रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ आज। हाय राम, खिचड़ी, पकौड़े, रबड़ी, चटनी, खीर, सब्जी सब खाकर आए हो और मुझे वही दाल भात खानी पड़ेगी। अगली सुबह, सुनो जी, एक कप चाय बना दीजिए ना। चाय? नहीं नहीं नहीं, चाय पीना मैंने छोड़ दिया है और तुम भी छोड़ दो। आज से हम हर सुबह दोनों ही नीम के पत्तों का रस पियेंगे। अरे नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत कड़वा होगा। अरे बाबा, ये सब मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। ये जो तुम्हारे पेट में दर्द, सर में दर्द, पैरों में दर्द रहता है ना, ये सारे दर्द दूर हो जाएंगे। पर मैं तो नहीं पी सकती इसको जी। नहीं नहीं, मैं नहीं पीऊंगी। ठीक रहना है ना, तो ये लो, पियो, जल्दी पियो। अरे बाप रे, कितना कड़वा है। इसने तो मेरा पूरा मुंह कड़वा कर दिया। अब तुम दाल के साथ चावल ही खाओगी। पेट के दर्द का सवाल है। और मैं गोपाल भाई के घर जा रहा हूँ। उनके घर आज पूजा है ना। तुम्हें भी बुलाया था, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने बोल दिया कि तुम्हारे पेट में दर्द है और तुम्हारी तबीयत भी खराब है, इसलिए मैं अकेला ही आऊंगा। क्या? लेकिन दाल और चावल खाऊंगी मैं और ये पूजा में अच्छा अच्छा खाना खाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा। मैं ना खुद ही अपने लिए खाना बना लूंगी। सुमन रसोई घर में जाती है और सब जगह देखती है। अरे ये क्या, टोकरी में एक आलू, बैंगन, मूली कुछ भी नहीं है। अंडे की सब्जी बना लेती हूँ। अरे ये क्या, इसमें तो एक भी अंडा नहीं है। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं दाल भात नहीं खाऊंगी। रात को अशोक घर आता है और उसके हाथ में बहुत सारा खाना था। ये आपके हाथ में क्या है जी? अरे, ये गोपाल भैया ने खाना दिया है। बहुत सारा खाना बच गया था ना, तो उन्होंने मेरे लिए खाना भेज दिया और मैं इस खाने को कल सुबह खा लूंगा। अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए तो दाल भात रखी हुई थी ना, तुमने खा ली क्या? मैं अभी रसोई में ही रख कर आता हूँ। वो दोनों रात को सो जाते हैं। हे भगवान, बहुत भूख लगी है। ये सो गए हैं, अब यही ठीक समय है। हाँ। सुमन उठकर जाती है और वो रसोई घर में रखा खाना खाने लगती है। अरे क्या हुआ भाग्यवान, अभी तक सोई नहीं हो? अरे ये क्या, तुम ये क्या कर रही हो भाग्यवान? तुम्हारा तो पेट खराब है ना, तुम ये सब क्यों खा रही हो? कुछ खराब नहीं है मेरा पेट जी। मैंने वो सब झूठा ड्रामा करा था। वो मुझे काम नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैंने सबको झूठ बोला था। मैं अब और नीम के पत्ते का रस और दाल भात नहीं खा सकती। मुझे माफ कर दो। अब से मैं सारे काम करूंगी, आपको और माँ जी को बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। ओहो, तो तुम इतने दिनों से काम ना करने के डर से ये सारे बहाने बना रही थी और मुझसे और माँ से सारा काम करवाती थी। मैंने बहुत गलत काम किया है जी। अब ना मैं आपसे और माँ जी से कोई घर का काम नहीं करवाऊंगी। सच में, आप देख लीजिएगा। ठीक है, खाओ खाओ। और ये सारी चीजें मैं तुम्हारे लिए ही लेकर आया हूँ भाग्यवान, तुम्हारे लिए, समझी? मैं जानता था कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है। तुम काम के डर से हमसे झूठ बोल रही हो। और कैसे तुम मजे से दम आलू बनाकर खा रही थी, मैं सब जानता हूँ। मैंने खिड़की से सब कुछ झांक कर देख लिया था। क्या आपको सब मालूम है? और नहीं तो क्या, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ क्या? अच्छा ठीक है जी, आप ना सुबह ही माँ जी को ले आना। अब से मैं आप दोनों की अच्छे से सेवा करूंगी।
हाँ, ठीक है। रात के 8 बजे थे। रीमा अपने चेहरे पर चारकोल फेस मास्क लगाकर बैठी थी। तभी दरवाजे पर घंटी बजती है। लगता है पापा आ गए। रीमा जल्दी से जाती है और दरवाजा खोलती है। तभी सामने एक आदमी रीमा को देखते ही चक्कर खाकर गिर जाता है। अरे, क्या हुआ आपको? तभी पीछे से उसके पिताजी भी आते हैं। अरे पंडित जी, क्या हुआ आपको? पिताजी, वो मैंने दरवाजा खोला तो ये अचानक गिर गए। अरे तुम्हें देखकर गिर ही गया होगा ना। ये चेहरे पर क्या लगा रखा है पता नहीं, और ऐसे ही ये कुछ कुछ लगा कर तुम घूमती रहती हो। जाओ जल्दी से पानी का ग्लास लेकर आओ। तभी सुषमा भी वहां आती है। अरे, तुम अंदर जाओ और जल्दी से मेकअप करके आ जाओ। एक तो पहले ही चेहरा काला है, ऊपर से काली चीजें लगाती रहती हो। रीमा को अपनी माँ की बातें ही सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकती थी सिवाय मेकअप के। इधर सुषमा पानी लेने चली गई और किशोर पंडित जी को उठाने की कोशिश करता है। तभी सुषमा पानी लेकर आती है और किशोर ने पंडित जी के ऊपर थोड़ा पानी छिड़का, जिससे उन्हें होश आ गया। किशोर उन्हें अंदर लेकर आता है। सोनपुर गांव में रीमा अपने परिवार के साथ रहती थी। रीमा का रंग सांवला था। उसके काले रंग की वजह से कई रिश्ते हाथ से निकल गए, जिस बात का सुषमा बहुत ही दुख मनाती थी। रीमा भी अपने चेहरे पर कुछ न कुछ लगाती रहती थी ताकि वो सुंदर दिखे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा था। अरे किशोर, वो काले चेहरे वाली लड़की कौन थी? मैं तो डर गया। पंडित जी, वो मेरी बेटी रीमा ही तो थी। वो अपने चेहरे पर फेस मास्क लगाकर बैठी थी। आपको तो पता है ना आजकल के बच्चे कैसे हैं। अच्छा अच्छा, फिर तो ठीक है, मैं तो डर ही गया था। दूसरी तरफ रीमा जल्दी जल्दी अपना मेकअप करती है और बाहर आती है। पंडित जी रीमा को देखते हैं। अरे सुषमा जी, आपने तो अपनी बेटी की जो मुझे तस्वीर भेजी थी ना, रीमा तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। मैं इसके लिए एक बहुत बड़े घर का रिश्ता लेकर आया हूँ। लड़का बहुत सुंदर है और बहुत ही अमीर घर का है। अगर आप कहो तो मैं उन्हें कल सुबह ही बुला लूं। हाँ हाँ पंडित जी, क्यों नहीं, कल ही उन्हें लेकर आ जाओ। आप उनसे फोन पर बात कर लो और हमें बता देना। अगले दिन लड़के वाले रीमा को देखने उसके घर आते हैं। रीमा भी अच्छे से मेकअप करती है और अपने सांवले रंग को छुपाकर उसे गोरा कर लेती है। मेकअप में रीमा बहुत ही सुंदर दिख रही थी। कुछ देर के बाद सीमा चाय लेकर लड़के वालों के सामने आती है। लड़के को रीमा पसंद आ जाती है और रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ दिनों के बाद ही उनकी शादी होती है और रीमा अपने ससुराल चली जाती है। अरे बहू, दरवाजा खोलो, आज तेरी अपने ससुराल में पहली सुबह है। आज मुंह दिखाई की रस्म भी है और पहली रसोई भी। जल्दी से आ जाओ। माँ, वो रीमा अभी नहा रही है, मैं उसे भेजता हूँ। अरे रीमा, कितनी देर लगा रही हो नहाने में? अब बाहर भी आ जाओ, माँ बुला रही है। रीमा बाथरूम के अंदर मेकअप कर रही थी, इसलिए वो जल्दी दरवाजा नहीं खोल रही थी। अगर बिना मेकअप के किसी ने मुझे देख लिया तो ये रिश्ता टूट सकता है। जी बस 2 मिनट में आई, बस कपड़े पहन लो। रीमा जल्दी जल्दी से अपना पूरा मेकअप करती है और बाहर आती है। अरे, तुम तो बाथरूम के अंदर ही तैयार हो गई। वाह, क्या बात है। मुझे लगा आप कमरे में सो रहे होंगे, इसलिए बाथरूम में ही तैयार हो गई। उसके बाद रीमा ने सभी को चाय नाश्ता दिया। सभी को चाय नाश्ता और खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगा। और शाम को जब मुंह दिखाई की रस्म हुई तो सभी लोगों ने उसे बहुत महंगे महंगे गिफ्ट दिए। रीमा बहुत खूबसूरत लग रही थी। अरे क्या बात है गायत्री, बहू तो तुम बहुत सुंदर लाई हो। इधर रीमा मन ही मन बहुत घबरा रही थी कि कहीं किसी को उसके सांवले रंग के बारे में पता न चल जाए। एक दिन रीमा और अर्जुन बाहर घूमने जाते हैं। तभी बहुत जोर से बारिश होने लगती है। रीमा गाड़ी से बाहर नहीं आना चाहती थी। अर्जुन जी, जल्दी से घर चलते हैं ना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे चलो, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं नहीं, आप जल्दी से घर ले चलो मुझे। उसके बाद वो घर आ जाते हैं। उस रात सीमा एक पैक अपने पूरे फेस और बॉडी पर लगाती है। कुछ देर बाथरूम में बैठ जाती है।
अरे रीमा, क्या कर रही हो? कितनी देर हो गई है, अब बाहर भी आ जाओ। हे भगवान, आप बस सब ठीक कर देना। रीमा अपना फेस मास्क हटाकर बाहर जाती है और रोने लगती है। अर्जुन जी, देखिए ना, इस मास्क ने मेरा पूरा शरीर और मेरा फेस पूरा काला कर दिया है। सब कुछ बर्बाद हो गया। अरे क्या हुआ, दिखाओ मुझे। रीमा जोर जोर से रोने लगती है। मेरा पूरा चेहरा खराब हो गया है, अब आप मुझे छोड़ देंगे ना? रीमा की आवाज सुनकर उसकी सासू माँ भी वहां आती है। अरे तुम शांत हो जाओ रीमा, कुछ नहीं हुआ है। तुम अभी भी बहुत सुंदर लग रही हो। हम डॉक्टर को दिखा लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। अरे हाँ, तुम तो ऐसे रो रही हो। अरे कुछ नहीं हुआ बेटा, सुबह ही स्किन के डॉक्टर को दिखा लेना, सब ठीक हो जाएगा। अभी तुम दोनों आराम करो। और सब सो जाते हैं। अगली सुबह। रीमा चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं जी, आप ऑफिस जाओ, मैं डॉक्टर के पास अपने आप चली जाऊंगी, आप चिंता मत करो। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम अभी भी बहुत सुंदर हो, इसलिए परेशान मत होना, ठीक है? तुम सांवले रंग में और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। अर्जुन के मुंह से ऐसी बात सुनकर रीमा खुश थी। उसे रीमा के सांवले रंग से कोई परेशानी नहीं थी। अब रीमा एक अच्छे से स्किन डॉक्टर के पास जाती है और उन्हें अपने सांवले रंग के बारे में बताती है। डॉक्टर कुछ महंगी दवाइयाँ खाने के लिए और लगाने के लिए देते हैं। अब रीमा लगातार कुछ समय तक वो दवाइयाँ इस्तेमाल करती है और धीरे धीरे उसका रंग सांवले से साफ होने लगता है। रीमा, तुम तो मुझे सांवले रंग में और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। अगर मुझे पता होता आपको मैं ऐसे ही पसंद हूँ तो मैं इतना महंगा ट्रीटमेंट लेती ही नहीं। अच्छा, तुम्हें नहीं पता था? धीरे धीरे रीमा का रंग साफ हो जाता है और वो बहुत सुंदर हो गई थी। इस तरह रीमा के परिवार को कभी नहीं पता चल पाता कि वो शादी के समय काली थी और अब वो लोग खुशी खुशी रहने लगे थे।